बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए 11वीं क्लास का आंकड़ों का संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधि चैप्टर लेकर आए हैं। ये 11वीं क्लास का चैप्टर है। इसमें हमने आपसे शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे हैं। और बच्चों, मैंने इस चैप्टर को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, शुरू कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी जनगणना विधि है? जनसंख्या की प्रत्येक मर्द के संबंध में आंकड़े एकत्रित करना। बी, प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूहों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है ए, जनसंख्या की प्रति एक मर्द से आंकड़े एकत्रित करना। बच्चों, मैं जनगणना विधि के बारे में आपसे बता दूं। जनगणना विधि से अभिप्राय जब किसी समूह का पूरे के पूरों का सभी के सभी को अध्ययन किया जाता है या सभी से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो इसे हम जनगणना विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके स्कूल में 1100 बच्चे हैं और हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना है, तो ऐसे में हम सभी 1100 बच्चों का ही इंटरव्यू लेंगे, सभी से आंकड़े इकट्ठे करेंगे। इसे जनगणना विधि कहते हैं। या आपके मोहल्ले में 1500 आदमी हैं और हम सभी लोगों से फार्म भरवाएं या सभी लोगों से पूछताछ करें, सभी लोगों से डेटा इकट्ठे करें, तो इसे जनगणना विधि कहते हैं। जनगणना विधि की उपयोगिता। बच्चों, जब जिसका क्षेत्र सीमित हो, छोटे इलाके के लिए जनगणना विधि किया जा सकती है। जैसे अगर किसी एक स्कूल की बात करें तो आसानी से की जा सकती है, किसी एक मोहल्ले की बात करें तो आसानी से की जा सकती है। जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाई हों। एक ऐसा स्कूल, अब देखेंगे हम, स्कूल है उसमें 6, 7, 8, 9, 10 तो सारे अलग अलग गुण के हैं, तो ऐसी जगह जनगणना विधि काफ़ी उपयुक्त है। क्योंकि 6 क्लास के बच्चे अलग, 7वीं के अलग, या किसी मोहल्ले में हिंदू, मुसलमान और सिख सब मिलकर रहते हैं, वहाँ विविधता हो सकती है। ये किसी मोहल्ले में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं तो ये भी एक विविधता है। तो जनगणना विधि के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तीसरा है जिसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, यानी कि ऐसा जिसमें बहुत डीपली स्टडी करनी हो, तो हर एक आदमी से विस्तृत जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। जनगणना विधि के गुण निम्न में से क्या क्या हैं? पहला है विश्वसनीयता तथा शुद्धता। बी, पक्षपात की कम संभावना। सी, मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। देखिएगा, जनगणना विधि में सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें विश्वसनीयता बनी रहती है। विश्वसनीयता क्यों बनी रहती है? क्योंकि इस विधि में प्रत्येक इकाई से पूछताछ की जाती है। आंकड़े शुद्ध यूं होते हैं क्योंकि गणक है ना, सीधे सूचकों से ही सूचना प्राप्त कर रहा होता है। दूसरा, पक्षपात की संभावना कम होती है। पक्षपात की संभावना कम इसलिए होती है कि जो गणक होता है, सूचना लेता है, वो सामने सूचक से, जानकारी देने वाले से सीधी जानकारी लेता है और उसी के सामने जानकारियों को भरता है। सी, मिश्रित अनुसंधान का अध्ययन कर सकते हैं। मिश्रित अनुसंधान जहाँ कई सारी जानकारी लेनी हो, तो अगर हम किसी स्कूल से हम जानकारी लेना चाहते हैं अलग अलग उससे, तो सबसे पहले किस स्कूल में किस किस राज्य के कितने बच्चे हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता चल सकता है, उनके धार्मिक धर्म के बारे में पता चल सकता है, जातिगत आधार पर काफ़ी जानकारी हासिल की जा सकती है। तो मिश्रित अनुसंधान भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, अगला क्वेश्चन है जनगणना विधि के निम्न में से कौन कौन से अवगुण हैं या अवगुण कौन से हैं? ए, खर्चीली विधि। बी, अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता। सी, विशाल अन्वेषण के संबंधित उपयुक्त नहीं। उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। मैं आपसे एक बात बता देता हूँ, जनगणना विधि की सबसे बड़ी जो ये अवगुण है वो ये है क्योंकि ये खर्चीली ज़्यादा है। खर्चीली ज़्यादा ये कि जब हम किसी चीज़ की स्टडी करेंगे और उसकी सारी इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत सारी श्रम शक्ति लगानी पड़ेगी, जिसके कारण पैसा अधिक लगेगा, आदमी बहुत लगाने पड़ेंगे। और अगर हम विशाल अन्वेषण करना चाहते हैं, पूरे देश में करना चाहते हैं, तो सरकार को छोड़ दो, वो भी 10 साल में है ना जनगणना कराती है, उसको छोड़ दो, तो कोई भी पर्सनल व्यक्ति या इंडिविजुअल संस्था इस विधि से जनगणना विधि का प्रयोग नहीं कर सकता।
निम्न में से प्रतिदर्श विधि क्या है। बच्चों मैंने दो ही विधि बताई हैं, जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूहों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना। बी किसी समूह के सभी इकाइयों का अध्ययन करना। सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर है ए, किसी समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटे समूहों से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना। अब बच्चों प्रतिदर्श विधि को आप समझ लीजिएगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी प्रतिदर्श विधि। बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपके यहाँ 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं स्कूल में, तो अगर हम प्रतिदर्श विधि का अध्ययन करें तो छठी से 5 बच्चे, 7वीं से 5 बच्चे, 8वीं से 5 बच्चे, इसी तरीके सभी क्लासों से 5-5 बच्चे ले लें और उन रैंडमली उनका चयन कर लें। कोई भी 5 बच्चे उठा लाओ और सबसे उनके अध्ययन कर लो और उन्हीं से पूछताछ कर लो, उनसे आंकड़े इकट्ठे कर लो और वो पूरे स्कूल का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसे ही हम जो है प्रतिदर्श विधि कहते हैं। ये 10-10 बच्चे ले सकते हैं। प्रतिदर्श विधि निम्न में से क्या उपयुक्तता है। प्रतिदर्श विधि की निम्न में से क्या क्या उपयुक्तता है। पहला, जब अनुसंधान का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो। बी, जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता न हो। सी, जब समग्र की इकाई लगभग एक जैसी हो। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है इसका डी उपरोक्त तीनों। बच्चों प्रतिदर्श विधि में अगर किसी बड़े क्षेत्र में अनुसंधान कराना हो तो प्रतिदर्श विधि ही बढ़िया है जनसंख्या विधि के मुकाबले। जब उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता ना हो, जब मतलब ये ना हो कि भाई ठीक है आंकड़े हासिल हो जाए, पूरी तरीके से प्योर भी ना हो, हम उसे अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, तब प्रतिदर्श विधि बढ़िया है। इसके अलावा जब समग्र की इकाई एक जैसी हो लगभग, जैसा हम स्कूल से अध्ययन कर रहे थे तो 5वीं क्लास के बच्चे तो सारे 5वीं के में से ही सारे बच्चे ना लेके 5 बच्चे ले लिए, छठी के 5 बच्चे ले लिए या 7वीं के 5 बच्चे ले लिए, क्योंकि 7वीं के बच्चे तो 7वीं के ही हैं, 12वीं के बच्चे हैं तो 12वीं के। तो उपरोक्त तीनों। प्रतिदर्श विधि के निम्न में से क्या क्या गुण हैं। ए, कम खर्चीली तथा समय की बचत। बी, गलती की पहचान तथा विशाल अन्वेषण। सी, प्रशासनिक सुविधा तथा अधिक वैज्ञानिक। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों की कम खर्चीली है, समय भी कम लगता है, गलती की पहचान करनी भी आसान है और दोबारा अगर गलती हो जाती है तो दोबारा सर्वेक्षण कर लो। प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से भी बढ़िया है और वैज्ञानिक है। तो सही आंसर बच्चों इसका डी मैंने बताया उपरोक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है प्रतिदर्श विधि निम्न में से क्या क्या अवगुण हैं। देखिएगा सबसे इसके कुछ अवगुण भी हैं। ए, पक्षपातपूर्ण तथा अशुद्ध निष्कर्ष। बी, प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई, सैंपल करने में कठिनाई तथा विशिष्ट ज्ञान। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है, अशुद्ध निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, प्रतिनिधि प्रतिदर्श के चुनाव में कठिनाई, किस किस को चुना जावे, सैंपल बनाने में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रतिदर्श विधि के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ए, प्रतिनिधित्व तथा स्वतंत्रता। बी, सजातीयता। सी, पर्याप्तता। डी उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी उपरोक्त तीनों। बच्चों प्रतिदर्श विधि के लिए सबसे अहम चीज़ें हैं। पहला तो प्रतिनिधित्व, कौन कौन से प्रतिनिधित्व चुने जाएं। फिर प्रतिनिधित्व चुनने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। बी, सजातीयता, यानी कि जिन आंकड़ों को हम इकट्ठा कर रहे हैं और जिनसे हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वो इकाइयां समान होनी चाहिए। और तीसरी जो पर्याप्तता होनी चाहिए। तो इस तरीके से 4 पॉइंट बनते हैं, प्रतिनिधित्व, स्वतंत्रता, सजातीयता तथा पर्याप्तता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रतिदर्श से संबंधित विधियां हैं। यादृच्छिक प्रतिदर्श, सुविचार प्रतिदर्श, स्तरित प्रतिदर्श, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है उपरोक्त तीनों। बच्चों इन सभी प्रतिदर्श के बारे में मैं आपको डिटेल से आगे बताने वाला हूं। तो बच्चों मैं बता दूं आपको प्रतिदर्श की 6 विधियां हैं और ये जो 6 विधि हैं इन 6 विधियों में 3 विधि और हैं। एक तो व्यवस्थित प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श और सुविचार प्रतिदर्श। अब यादृच्छिक प्रतिदर्श के गुण क्या क्या हैं। ए,
इस विधि में पक्षपात की संभावना नहीं होती। दूसरा, समग्र की प्रत्येक इकाई के चुनाव का समान अवसर प्राप्त होता है। सी, अनुसंधानकर्ता के समय और मेहनत की बचत होती है। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। यादृच्छिक प्रतिदर्श वह विधि है जिसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श के रूप में चुने जाने की समान अवसर होते हैं। इस विधि में प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में शामिल होने की संभावना होती है क्योंकि इकाइयों का चुनाव आकस्मिक ढंग से किया जाता है। यादृच्छिक प्रतिदर्श के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? मतलब यादृच्छिक प्रतिदर्श अगर निकालना हो बच्चों, इसे समझ लीजिएगा। यादृच्छिक प्रतिदर्श यानी कि इसके अंतर्गत प्रत्येक इकाई प्रतिदर्श के रूप में चुनने का समान अवसर होता है कि मतलब हमें 100 लोगों का चुनना है तो उनमें से किन्हीं भी 100 लोगों को हम चुन सकते हैं। इसे हम यादृच्छिक प्रतिदर्श कहते हैं। 100 में से अगर हमें 10 चुनना तो कोई से भी 10 हम चुने। अब इसके लिए 2 विधि प्रयोग में लाई जाती हैं, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा क्योंकि आकस्मिक अचानक से चुनना है भाई। इनमें से कोई हमें पहले से प्री प्लान तो था ही नहीं। हम स्कूल पहुंचे, स्कूल में से हमें प्रेयर में खड़ा कर दिया। अब प्रेयर में दिखा दी कि छठी के बच्चे ये, 7वीं के ये, 8वीं के ये, 10वीं, इस तरीके से सब दिखा दिए और प्रेयर में से हमने कुछ बच्चे चुन लिए। तो ये भी इसका है, आकस्मिक ढंग से ही चुने जाते हैं। अब बच्चों इसका क्या, यादृच्छिक प्रतिदर्श के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? ए, लॉटरी विधि। बी, यादृच्छिक संख्याओं की तालिका बनाकर। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। सही आंसर है बी बच्चों, उपरोक्त दोनों। बच्चों लॉटरी विधि में क्या होगा, एक डिब्बे में या बॉक्स में उन सब के नंबर लिख के डाल दिए जाएंगे, रोल नंबर या नेम लिख के डाल दिए जाएंगे और उन्हें मिला दिया जाएगा। जिन जिन के नाम निकल कर आएंगे उन्हीं को चुन लिया जाएगा। या फिर ऐसा कर दिया जाएगा, संख्या तालिका बना दी जाएगी कि भाई 3 जिन मतलब 3 जिनके अंकों में आ रहा है उनको, जैसे 3, 13, 31, 43, इस तरीके से उन बच्चों को अलग निकाल लिया जाएगा। अगला है सुविचार प्रतिदर्श के गुण क्या हैं? यह विधि कम खर्चीली है, यह विधि सरल है, यह विधि ऐसे क्षेत्र में उपयोगी है जिनमें लगभग एक सी इकाई हैं। उपरोक्त तीनों। बच्चों इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। अब बच्चों सुविचार प्रतिदर्श का गुण के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है, सुविचार प्रतिदर्श के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता समग्र में से अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श के रूप में ऐसी इकाइयों को चुनता है जो उसकी राय में समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बच्चों ये सविचार जो हैं, विचार करके, ख्याल करके कि यार ये मेरे लिए सही होंगे, तो उनका चुनाव करना समग्र में से, सारों में से, समग्र मतलब सारों में से अपनी मर्जी से सही लोगों का चुनाव करके उनसे आंकड़े इकट्ठे करना सविचार प्रतिदर्श कहलाता है। अगला है बच्चों, स्तरित या मिश्रित प्रतिदर्श के गुण क्या हैं? इस विधि में इकाइयों के अधिक प्रतिनिधित्व की संभावना होती है। इस विधि में विभिन्न स्तर के तत्वों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। यह विधि विश्व स्तरीय तथा अर्थपूर्ण परिणाम देती है। उपरोक्त तीनों। अब बच्चों सही आंसर है उपरोक्त तीनों। अब बच्चों इसको हम समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी वजह से 11वीं क्लास में कुछ बच्चे आए हैं, उनमें से कुछ बच्चे जो हैं उन पर 10वीं क्लास में मैथ था और कुछ पे क्या था, होम साइंस था, गृह विज्ञान था। अब पता चला कि कक्षा में 50 विद्यार्थी थे और उन 50 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थी वो थे जिन्होंने गणित ले रखा था और 20 विद्यार्थी वो बच्चे थे जिन्होंने भूगोल ले रखा था, गृह विज्ञान ले रखा था। अब ऐसे में इनका चयन करना था कि किस तरीके से किया जाए। तो हमें पता है कि 30 बच्चे जो हैं गणित से हैं और 20 बच्चे गृह विज्ञान से हैं, तो हम उसी अनुपात में उनमें से अपने बच्चे सेलेक्ट करेंगे। जैसे 3 बच्चे, अगर हम 5 बच्चे सेलेक्ट करें तो 3 बच्चे सेलेक्ट करेंगे गणित विभाग के और 2 बच्चे सेलेक्ट करेंगे गृह विज्ञान के। अगर 10 करें तो 6 गणित विभाग के और 4 जो हैं गृह विज्ञान विभाग के। इस तरीके से इन्हें चुनकर इनसे डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। तो इस विधि को ही बच्चों हम स्तरित या यूं कह सकते हैं मिश्रित प्रतिदर्श के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्यवस्थित प्रतिदर्श के गुण क्या हैं? ये एक सरल प्रणाली है जिसके द्वारा प्रतिदर्श प्राप्त करने आसान होते हैं। इस प्रणाली में पक्षपात की कम संभावना होती है। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। बच्चों सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। बच्चों ये जो है इस विधि के द्वारा समग्र की इकाइयों को संख्यात्मक भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध कर लिया जाता है। मतलब जितनी भी इकाइयों का आंकड़ा हमें लेना है, उन सभी आंकड़ों को 1 से लेकर 100 तक का नंबर दे दिया, और अगर हमने पहला 5 चुना तो फिर 15, 25, 35, 45 इस तरीके से, और उनमें से हमें 10 चुनने हैं, तो हम इसी तरीके से उनका चुनाव करेंगे। अगला है बच्चों, प्रतिदर्श सांख्यिकी की विश्वसनीयता निम्न में से किस बात पर निर्भर करती है? यानी कि जो प्रतिदर्श सांख्यिकी है, इसकी विश्वसनीयता किस बात पर दर्ज करती है? सबसे पहली बात तो प्रतिदर्श का आकार, यानी कि कितने लोगों से ये आंकड़े इकट्ठे किए गए। दूसरा, प्रतिदर्श की विधि। तीसरा, सूचकों और प्रगणकों में पक्षपात की भावना। डी, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों मैं आपसे बता दूं, प्रतिदर्श सांख्यिकी जब भी विश्वसनीय हो सकती है कि जब प्रतिदर्श का जो आकार काफ़ी बड़ा हो, प्रतिदर्श की विधि में कौन सी विधि इस्तेमाल की गई हो, ठीक है, सूचकों और गणकों का जो पक्षपात की भावना ना हो, ये तीनों मेथड होंगे जब भी प्रतिदर्श विधि विश्वसनीय होगी। अब बच्चों मैं तुम्हें जनगणना तथा प्रतिदर्श विधि की तुलनात्मक दृष्टिकोण बता देता हूँ। इनके बीच में तुलना बता सकता हूँ। क्षेत्र देखिएगा, जनगणना विधि छोटे क्षेत्र के लिए सही है और प्रतिदर्श विधि विस्तृत क्षेत्र के लिए सही है। उपयुक्तता, बच्चों ज़्यादा सटीक आंकड़े अगर चाहिए तो जनगणना विधि की तरफ जाएंगे। काफ़ी उससे जब हम विस्तृत आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है। अगर हमें सीमित ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम प्रतिदर्श की तरफ जा सकते हैं। अगर शुद्ध आंकड़े चाहिए तो हमें जनगणना विधि का प्रयोग करना होगा। और अगर आंकड़ों में पूरी शुद्धता की आवश्यकता ना हो कि भाई काम चलाओ चल जाएगा, तो ठीक है, तो हम किसकी तरफ जा सकते हैं? प्रतिदर्श की। लागत के हिसाब से देखें तो जनगणना विधि काफ़ी खर्चीली है और प्रतिदर्श विधि खर्चीली नहीं है। समय देखें तो जनगणना विधि में अधिक समय लगेगा, प्रतिदर्श विधि में कम समय लगेगा। मदों का स्वरूप, अगर मदों का स्वरूप में विभिन्नता है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है, तो ऐसे में जनगणना विधि ठीक है। और मदों की इकाइयों में एक रूपता है तो प्रतिदर्श विधि सही है। सत्यता की जांच समग्र विधि द्वारा किए गए अन्वेषणों में संदेह होने पर दोबारा अन्वेषण करना कठिन होता है। अगर जनगणना विधि की बात करें, अगर उनके आंकड़ों पर संदेह हो तो फिर जनगणना विधि से इतने सारे आंकड़े दोबारा इकट्ठा करना कठिन होता है, जबकि प्रतिदर्श विधि में आसानी से आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। जांच में अगर लगता है कि ये आंकड़े गलत हैं तो प्रतिदर्श विधि में दोबारा से किया जा सकता है। बच्चों इसमें मैंने कोटा यानी अभ्यंश प्रतिदर्श के बारे में आपको जानकारी नहीं दी थी, तो उसके बारे में मैंने जानकारी यहाँ पर नीचे लिखी है बाद में। प्रतिदर्श की अभ्यंश विधि में जनसंख्या की इकाइयों की विशेषता के आधार पर कई भागों में बांट दिया जाता है। इन विभिन्न भागों का कुल जनसंख्या के अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है। इसके गुणकों को यह बता दिया जाता है कि उन्हें किस भाग में से कितनी इकाइयाँ चुननी हैं। इस प्रकार प्रतिदर्श की इकाइयों का अभ्यंश या कोटा निश्चित किया जाता है। बच्चों आप इसे ऐसे समझेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में आंकड़े इकट्ठे कराने वाली जो है न्यूज़ एजेंसियां हैं, वो देख रही हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट 20%, मुस्लिम 27%, SC ST 32%, और दूसरी जो कास्ट हैं वो बाकी अदर्स हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि वो जो है अगर आंकड़े इकट्ठे कराना चाहते हैं तो वो अपने गणकों से कह देंगे कि जाटों को उनके परसेंटेज में इकट्ठे करने हैं, मुस्लिमों को उनके, SC ST को उनके प्रतिशत के आधार पर इकट्ठा करना है। जैसे 100 मान लीजिएगा कुल, तो 20 तो मतलब पूरी इकाइयाँ 100 हैं, तो 20 तो जाटों में से लेने हैं, 27 मुस्लिमों में से लेने हैं, 32 जो हैं SC ST से लेने हैं, इतने अदर जातियों से लेने हैं। तो इसे हम कहते हैं बच्चों कोटा या अभ्यंश प्रतिदर्श। सुविधा अनुसार प्रतिदर्श, बच्चों इस विधि में अनुसंधानकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता होती है कि उसे जो तरीका सुविधाजनक मालूम पड़े उसी के अनुसार प्रतिदर्श का चुनाव करे। उदाहरण के लिए अनुसंधानकर्ता कॉलेज की किसी भी कक्षा से
विद्यार्थियों को चुन सकता है। वहाँ पर वो अपनी सुविधा को देखता है, जिस सुविधा से वो आंकड़े इकट्ठा करना चाहता है, जहाँ से जितने सूचक एकत्रित कर सकता है वो कर सकता है। वहाँ पर गणक को पूरी तरीके से आज़ादी होती है। बच्चों, मैं इकोनॉमिक्स से संबंधित और ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो लगातार बना रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।